मेरे हस्बैंड ने मुझे बस इतना बोला कि तुम्हें ज़िंदा रहना है, जस्ट ब्रीद, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर बेड पे हो, नहीं उठ पा रही हो, डजंट मैटर, यू जस्ट लिव। डिप्रेशन क्या होता है? लोग कहते थे जो कि बहुत कमज़ोर हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो उनको डिप्रेशन हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि जिसे एक बार डिप्रेशन होता है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि उसे दोबारा होगा। आई एम टॉकिंग टू यू, I am just recovering from an episode and ठीक है तो है। लोग मुझे हर तरह की बातें कहते थे कि तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है, तुम्हारे पास सब कुछ है, चलो उठो, थोड़ा सा घूमो फिरो, ठीक हो जाओगी। वर्क स्ट्रेस कैन डेफिनेटली कीप एक्टिंग, इट कैन बी अ ट्रिगर जो डिप्रेसिव एपिसोड को स्टार्ट कर सकता है। इट डेफिनेटली कैन बी अ ट्रिगर। 3.5 साल एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ली, बट दे डिड नॉट वर्क फॉर मी। मेरी हालत बद से बदतर होती गई। पूरी दुनिया में इस वक्त एक महामारी फैली हुई है। ये एक ऐसी महामारी है जो ना कि दिखाई देती है, ना कोविड-19 की तरह न्यूज में आती है, और ना ही छूने से फैलती है। फिर भी इस महामारी के चलते हजारों और लाखों जिंदगियां अंधेरे में डूब जाती है। कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों के बारे में तो हम बातें कर लेते हैं, पर जैसे ही डिप्रेशन शब्द आता है, मानो पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अगर हम WHO के कुछ स्टैट्स देखें तो उसमें यह साफ जाहिर होता है कि डिप्रेशन कितनी बड़ी परेशानी है। दुनिया में करीब 28 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आज के समय डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। It is about 50% more common among women than among men. And unlike physical illness, डिप्रेशन से सफर करने वाले 75% लोग जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में से हैं, उनको तो कभी कभी ट्रीटमेंट भी रिसीव नहीं होता है। This can be due to a lack of investment in mental health care, lack of trained healthcare providers, and social stigma associated with mental disorders. आज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के मौके पर हम बात करने आए हैं IRS ऑफिसर शुभ्रता प्रकाश से, जो खुद डिप्रेशन से सामना कर चुकी हैं। आज हम उनसे काफ़ी सारी बातचीत करेंगे सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में। So stay tuned with us. So first of all, thank you so much, ma'am, for giving us your time. Thank you for coming to me, and thank you for having me on your program. Thank you so much, ma'am. So first of all, I would like to ask you कि आप जनरली अपने सोशल मीडिया वगैरह पे अपने स्ट्रगल के बारे में बहुत ही ओपनली बताती हैं। So if you could please tell कि आपको सबसे पहले कैसे पता चला, what was the early sign when you got to know कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या you are in depression? जब तक मुझे डायग्नोसिस नहीं मिला था डिप्रेशन का, तब तक मुझे बिल्कुल ही इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है। लोग कहते थे जो कि बहुत कमज़ोर हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो उनको डिप्रेशन हो जाता है। दैट इज़ द इम्प्रेशन दैट आई हैड। मुझे मेरे पहले बच्चे के जन्म के बाद, आई थिंक मुझे पहली बार शायद तभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था। बट मुझे पता नहीं था, जस्ट मुझे इतना मालूम था, मुझे रोना बहुत आता था, और जो मेरी लाइफ का वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, उसको एंजॉय करने की जगह मुझे बहुत ही लो फील होता था, बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मुझे उस समय उतना आइडिया नहीं था ये कुछ हो सकता है। फिर वो ठीक हो गया। फिर जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया, थिंग्स चेंज, में वापस ऑफिस जाना, सब कुछ रेगुलर टाइप की चीज़ें होने लग गई। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में मेरे गड़बड़ हो गया था, बिकॉज़ उसके बाद मुझे कभी भी पहले के जैसा नहीं लगा। हमेशा मुझे थोड़ा सा एक लो फीलिंग रहता था, और कई चीज़ें हैं कि बदन में एनर्जी उतनी नहीं लगती थी, दिमाग में लगता था हमेशा कुछ चल रहा है, कभी भी शांति जैसी चीज़ नहीं रहती थी। ये चला इस तरह से करीब करीब 4-5 साल। इस बीच पे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी निकली। मुझे लगता है शायद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में भी मुझे डिप्रेशन पूरे टाइम रहा, एंग्जाइटी भी बहुत रहती थी, और मुझे उस समय और कुछ फिज़िकल इश्यूज़ भी हो गए थे। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि उस समय किसी को पता नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। ये तब की बात है जब करीब 5 साल निकल गए थे और मुझे ऑफिस में पैनिक अटैक्स होने लग गए थे। और एक बार मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था एक पैनिक अटैक के लिए। तो उसके बाद फिर लगा कि कुछ है जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ है। बीच में कभी
एक बार किसी को कंसल्ट भी किया था तो उसने बोला आपको एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी तो थी, लेकिन डिप्रेशन का नाम तभी भी किसी ने नहीं लिया था। ये कौन से साल की बात है? ये 2010-11 की बात है। फिर फाइनली 2011 में 2011 में फरवरी में मुझे एक डायग्नोसिस मिला ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी डिप्रेशन। तो फिर मुझे लगा कि चलो जो चीज़ चल रही है उसका कुछ एक नाम है, कुछ एक चीज़ है जो कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, शायद दूसरों के साथ भी होता होगा। और फिर तब मुझे ये भी लगा अच्छा यही डिप्रेशन है। जो लोग कहते हैं कि कोई कुछ करना नहीं चाहता है, वो खुद ठीक नहीं होना चाहता है, यहाँ तो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ टू गेट बेटर, तो ये जो भी डिप्रेशन है चलो मैं भी इसे देख लूँगी, ठीक हो जाएगा। अगर कोई बीमारी है, कुछ एक नाम है, तो आप उसका फिर ट्रीटमेंट देख सकते हैं। तो ये कहानी थी जब मुझे फाइनली एक डायग्नोसिस मिला ऑफ डिप्रेशन। Okay, so if you could please explain me and my audience what depression is, how do you define it? क्योंकि generally लोग बोलते रहते हैं अरे मैं बहुत डिप्रेशन फील कर रही हूँ, I am very much in depression, ऐसी बातें होती है। So I feel कि डिप्रेशन अपने में ही बहुत बड़ा शब्द है, इसको कहना बहुत, और लोग बहुत लूजली इसको कहते थे यार मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। सो इफ यू कुड प्लीज डिफाइन व्हाट डिप्रेशन एक्चुअली इज। डिप्रेशन के अंदर एंजाइटी भी ले आते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी ले आते हैं, सो इफ यू कुड प्लीज टेल अबाउट दैट। जो आपने कहा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट सोशली वी यूज द वर्ड डिप्रेशन एज अ सिनोनिम फॉर सैडनेस। राइट, कि कोई अगर दुखी है तो हम कहते हैं कि अरे उसे डिप्रेशन है, या फिर कई बार हम मजाक में कह देते हैं अरे देखो उसके साथ ऐसा हो गया, कहीं वो डिप्रेशन में ना चला जाए। डिप्रेशन कोई सिनेमा या कैफ़े नहीं है जो लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन जिसका मतलब आप कह लें कि फॉर्मल नाम जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, और एक वो मेंटल डिसऑर्डर है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन, वो सारी थिंकिंग, एक्शन सब कुछ वहीं से होता है। तो ऑब्वियसली ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे बहुत ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है। और इस पर रिसर्च काफ़ी चल रही है। पूरी दुनिया भर के जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, न्यूरो साइकाइट्रिस्ट हैं, वो सब इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ब्रेन को समझना, और हर किसी का ब्रेन अलग होता है, लेकिन ब्रेन को समझना कि उसके अंदर हम कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, क्या है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें हैं। और ब्रेन को सही काम करने के लिए भी उसके अंदर सब चीज़ें ठीक से होनी चाहिए। जैसे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो बराबर होने चाहिए, न्यूरॉन्स के बीच में जो कंडक्शन है, ये सब चीज़ें कुछ बहुत, मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं बोल रही हूँ, ये सिंपल जो हमने इस हाई स्कूल बायोलॉजी में पढ़ा है वहीं इसकी बातें हैं। तो रिसर्च से कुछ चीज़ें सामने तो आई हैं, लेकिन अभी बहुत बहुत चीज़ें बाकी हैं समझने में कि क्यों किसी को डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर आप साधारणतः आपकी और हमारी ज़िंदगी में सोचें कि क्यों किसी को डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन के लिए ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ बायोसाइकोसोशल ओरिजिन डिसऑर्डर। दैट मीन्स कि आपके जो दिमाग का जो, मतलब आपकी जो बायोलॉजी है, या फिर आपका हार्मोनल प्रोफाइल जो है, या आपके जो जनरल आपकी पूरी बॉडी की जो बायोलॉजी है, उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वो एक तरह के फैक्टर्स हो गए। दूसरा हो गया जो आप समाज जिसमें रहते हैं, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ होता है, कभी स्ट्रेस है, कभी कुछ है। और फिर साइकोलॉजी, यानी कि आपका जो खुद का सोचने का तरीका है, आपका जो खुद का एक पर्सनालिटी है, एक बिहेवियर है। तो इन जो 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, वो कुछ आपस में इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, आपस में इस तरह से उनके बीच में कुछ होता है कि किसी को डिप्रेशन हो सकता है। जैसे जो हमारी सामाजिक धारणा है कि कोई बहुत उदास हो गया तो उसे डिप्रेशन है, ज़रूरी नहीं, वो तो खैर बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे कि भाई अब कुछ बुरा हो जाता है आपकी लाइफ में, तो 2-4 दिन तक किसी को भी बुरा लग सकता है। यू फील बैड, आपकी खाने की इच्छा नहीं होती है, नींद नहीं आती है, लगता है क्या करना है यार। कई बार ऑर्डिनरी चीज़ों में भी लगता है यार लाइफ में क्या है, बट वो 2-4 दिन में आप, चलो फिर ठीक है, आप ठीक हो जाते हैं, यू एबल टू ओवरकम इट एंड यू गो ऑन। डिप्रेशन में ये चीज़ है कि चूंकि वो दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, तो इट टेक्स टाइम टू रिकवर। तो ऐसा नहीं है तो कि आप मतलब
किसी ने बोला कि अरे चलो उठकर वॉक कर लो, तो वैसा नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए ये डिप्रेशन वर्ड को बहुत लूजली यूज़ करना जो है वो सही नहीं है। और इसी वजह से शायद मैं बोलती रहती हूँ कि कोई सुने तो शायद वो समझ सके कि भाई ये ऐसे ना बोलो कि डिप्रेशन जो है वो सैडनेस है। तो एक बीमारी है, ये एक पूरी बीमारी है। और उस पर थोड़ा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कई लोग, जैसे मैं कह रही थी कि कुछ लोग सैड होते हैं तो वो नहीं है। जिनको डिप्रेशन होता है उसमें से कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें बहुत ऊपर से, जैसे कहते हैं ओवर्टली, आप सैड नहीं देखेंगे, वो बिल्कुल शायद नंब हो जाते हैं, उन्हें कुछ फील ही नहीं होता है, वो रोज़ अपनी लाइफ जी रहे हैं लेकिन वो अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता है, इच्छा नहीं होती, शायद उन्हें उदासी ना लगती हो। कुछ लोग होता है जो कि बेड से उठ नहीं पाते हैं, बहुत सीवियर डिप्रेशन में बिल्कुल बदन में ताकत नहीं होती है तो उठा नहीं जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि जिसे हाई फंक्शनिंग कहते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी जी लेते हैं, उसमें आपको शायद उन्हें देखें तो पता भी ना चले कि उन्हें डिप्रेशन है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट इट इज़ नॉट सैडनेस, इट इज़ नॉट सैडनेस। एंड शायद स्टिग्मा के पीछे ये भी एक कारण है। आपने बोला स्टिग्मा के पीछे की कहानी है, तो स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन अपने सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम फॉरवर्ड एंड ओपन अप अबाउट योर डिप्रेशन? ये 2012 से 16, 4 साल, 2012 से 2016, वो 4 साल मेरी लाइफ के शायद सबसे बुरे दिन थे। मुझे बहुत ही सिवियर डिप्रेशन था। और इन 4 सालों में ऐसे कई दिन थे जब मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। मैं उस स्टेज में थी, बेड से उठा ही नहीं जाता था। 2-3 दिन तक सिर्फ बेड से उठकर मैंने वॉशरूम यूज़ किया, वापस बेड में आ गई। तो उस समय मैं काफ़ी सारी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी ले रही थी और साइकोथेरेपी भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन समहाउ मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। उस समय लोग मुझे हर तरह की बातें कहते थे कि तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है, तुम्हारे पास सब कुछ है, चलो उठो, थोड़ा सा घूमो फिरो, ठीक हो जाओगी, और बेड में बैठी रहोगी तो और ज़्यादा बुरा लगेगा। मुझे भी पता है मेरी कोई इच्छा नहीं थी बेड पे रहने की, मुझसे उठा ही नहीं जाता था क्योंकि मेरे बदन में ताकत ही नहीं थी। तो और जो डिप्रेशन की बाकी चीज़ें हैं कि उठकर भी मैं क्या करूँ, वो हमेशा लो फील होता था। तो उस समय लोग के इतने ताने मैंने सुने, इतने ताने सुने, मुझे लगता था ये क्या चीज़ है, ये क्यों मैं नहीं ठीक हो पा रही हूँ। किसी भी बीमारी में जनरली आप दवाइयाँ लेते हैं, आप थेरेपी कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। ये क्या चीज़ है जो इतने सालों से मैं झेलते झेलते थक गई थी। तो फिर मैंने अपनी बीमारी के ऊपर फिर बहुत सारा रिसर्च करना शुरू किया कि ये क्या होता है, क्यों होता है। फिर मुझे दिखा कि भाई इसमें इतनी रिसर्च हो चुकी है कि ब्रेन में चेंजेस होते हैं और ये सब है, और लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम उठकर चलो। जब मेरा ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, वो मेरे हाथ पैर को सिग्नल नहीं दे पा रहा है कि तुम उठकर चलो, तो फिर मैं क्यों लोगों के ताने सहूँ। और लोगों को वही लगता है जैसे कि लोग, जो सामाजिक धारणा है कि इट्स अ चॉइस, कि ये जिन्हें डिप्रेशन है वो जानबूझकर पड़े हुए हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो अपने लाइफ की जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते हैं, या वो इतने वीक हैं, इतने फ्रेजाइल हैं कि कुछ हो गया, छोटी सी चीज़ भी हो गई तो फिर इनको डिप्रेशन हो गया। ऐसे लोग कहते रहते थे, मुझे भी बहुत ये सुनने को मिलता था। फिर जब मैंने खुद वो जो स्टिग्मा कहते हैं ना, उसको मैंने भी इंटरनलाइज कर लिया था। मुझे भी लगने लग गया था कि शायद ये जो सब कह रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो मेरी पूरी लाइफ स्टोरी थी, मैंने इतनी चैलेंजेस को एज अ स्टूडेंट फेस किया था। सब चीज़ें करने के बाद मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं और वीक, मैं सोच ही नहीं सकती थी। वीक इज़ नॉट अ वर्ड विच आई कुड हैव एवर यूज्ड फॉर माई सेल्फ। तो फिर जो चीज़ें मैंने देखी, मुझे लगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, और ये जो लोग आसपास कहते हैं, ये जो स्टिग्मा है, ये एक्चुअली स्टिग्मा है और ये बकवास है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन जो बहुत मिसपरसेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है, और मैं इसको नहीं सहूँगी। आई विल नॉट, द स्टिग्मा स्टॉप्स विथ मी। मुझे नहीं है कोई शर्म, क्योंकि ये कोई शर्म की बात ही नहीं है। इट्स नॉट अ फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, और उस समय मैं इतना बीमार थी, मुझे लगा कि जिसको जो करना है कर ले। मेरे मतलब उस समय मेरी लाइफ, उस समय जिंदा रहना इटसेल्फ, सर्वाइव करना एक स्ट्रगल था डे टू डे। तो मुझे लगा कि जिसको जो कहना है कह ले, वैसे भी कौन सी अच्छी बातें कहते हैं सब,
मेरे बारे में। तो फिर तब मैंने बात करना शुरू किया, क्योंकि ये स्टिग्मा जाना चाहिए। ओके, सो हाउ योर फैमिली हेल्प्ड यू इन दिस? फैमिली में शुरू में माय हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन, कि मतलब ये चीज़ वी आर इन इट टुगेदर, और इसको तुम्हें ठीक होना है, एंड आई एम देयर, हम दोनों इसको मिलकर झेल लेंगे, जो भी होगा वी विल फेस इट टुगेदर। बट अदर देन माई हस्बैंड, फैमिली में शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं सपोर्ट था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, वेदर इट वॉज माई पेरेंट्स, माई सिस्टर्स, माई इन लॉज, किसी को भी, इवन फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स ने मेरा फ़ोन लेना छोड़ दिया, मेरे मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे। काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी, मतलब मैं क्या बताऊँ, शुरू में कोई सपोर्ट नहीं था, इट वॉज जस्ट माई हस्बैंड एंड मी। और फिर जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, फिर मैंने ही काफ़ी सारा, मतलब वो अवेयरनेस भी मैंने ही क्रिएट किया। एक बार मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर को लेकर मैं अपने डॉक्टर के पास गई कि भाई आप उनसे समझिए। तो धीरे धीरे करते करते फिर मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स का, मेरी सिस्टर्स का, मेरे इन लॉज का। तो फैमिली सपोर्ट एंड फ्रेंड्स का भी धीरे धीरे करके, बट अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट तब ज़्यादा आया जब मैं काफ़ी ठीक हो चुकी थी, नॉट एट द टाइम व्हेन आई रियली नीडेड इट एंड व्हेन आई वाज वेरी सिक। Okay, so what are some of the things that helped you overcome depression? See, of course, family का तो साथ में रहना is one of the thing कि आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हो. Apart from that, therapy, yoga, everything helped, but in parts. यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी that as I have explained कि depression is a complex issue, and वो brain के अंदर क्या changes होते हैं, कैसे changes होते हैं, all that is नॉट फुल्ली नोन। तो मेरे केस में मैंने 3.5 साल एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ली, बट दे डिड नॉट वर्क फॉर मी। मेरी हालत बद से बदतर होती गई। और यहाँ पे अगेन आई वुड लाइक टू कॉशन पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये मेरी स्टोरी है। तो अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे बंद ना कर दें, क्योंकि मैंने बंद किया था। आप अपने प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें, डू नॉट टेक व्हाट आई एम सेइंग एज मेडिकल एडवाइस। आपने बंद किया क्योंकि वो आपको वर्क नहीं कर रही थी? बिल्कुल भी। 3.5 साल मैंने दवाइयाँ ली, बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो थे ही, फिर भी अगर मैं ठीक हो जाती तो मैं उनको झेल लेती। वो साइड इफ़ेक्ट्स भी मैं झेल जाती अगर मेन इफ़ेक्ट तो होता, कम से कम मैं डिप्रेशन फ्री हो जाती, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और फिर मुझे दवाइयाँ अपनी बंद करनी पड़ी। बंद करने के बाद भी बहुत मुझे सिवियर विड्रॉल हुआ था। तो जब मैं दवाइयाँ ले रही थी और जब मुझे बहुत सिवियर डिप्रेशन था, तो लोग कहते थे वॉक करो, एक्सरसाइज। मुझे पता है एक्सरसाइज से हेल्प होता है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब आप बेड से नहीं उठ पा रहे हैं तब आप नहीं कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। अगर जैसे मॉडरेट डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है, मुझे उसके बाद भी एपिसोड्स हुए हैं जिनमें मैंने physical work किया है and it has helped. Okay. But not at that time when I was not able to get out of bed, and this happens to a lot of people. तो फिर वो दवाइयाँ छोड़ने के बाद एंड साइकोथेरेपी भी मेरी साथ साथ चल रही थी। साइकोथेरेपी भी एक उसका भी है कि आप साल भर 2 साल कितने दिन थेरेपी करेंगे। मेरी जब थेरेपी बंद हुई तो मेरे थेरेपिस्ट ने बोला यू डोंट नीड मी नाउ, यू कैन जस्ट डू सेल्फ काउंसलिंग, आप खुद से कर सकते हो, यू बिकम सो एडेप्ट एट इट। सो तो फिर लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करके मुझे थोड़ा थोड़ा दवाइयाँ बंद करने के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर। कुछ दिनों में एनर्जी आने लग गई। दवाइयाँ बंद करने के बाद का इमीडिएट पीरियड तो बहुत बुरा था, बहुत सिवियर विड्रॉल था, और उस समय बहुत ज़्यादा मुझे सुसाइडल आइडिएशन भी बहुत होता था। बट उस समय एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि मैं छुट्टी पे थी, आई वॉज ऑफ वर्क, एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बस इतना बोला कि तुम्हें ज़िंदा रहना है, यू जस्ट ब्रीद, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर बेड पे हो, नहीं उठ पा रही हो, डजंट मैटर, यू जस्ट लिव। तो मुझे बस इतना ही करना था कि आई जस्ट हैड टू ब्रीद, ईट एंड लिव। वहाँ से शुरू किया, और जैसे जैसे एनर्जी आती गई तो फिर योगा, स्विमिंग, ये 2 फिज़िकल एक्टिविटीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर मैं थोड़ा थोड़ा माइंडफुलनेस मेडिटेशन उस समय करती थी, दैट ऑल्सो हेल्प्ड, एंड जर्नलिंग करना कि मैंने आज क्या काम किया, क्या नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके ऑल ऑफ दिस हेल्प्ड। बट ऑल ऑफ दिस हेल्प्ड ओनली जब मेरी रिकवरी ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड पर आ गई थी। नन ऑफ दिस हेल्प्ड व्हेन आई हैड वेरी सिवियर डिप्रेशन।
ओके। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो कॉमनली लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया या चली गई और डिप्रेशन से बाहर आ गया, बाहर आ गई, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ कैफ़े और अ थिएटर और अ प्लेस दैट यू गो इनटू एंड यू कम आउट ऑफ, ऐसा नहीं है। एक बीमारी है एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि जिसे एक बार डिप्रेशन होता है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि उसे दोबारा होगा। और जिसे 2 बार हुआ तो और भी ज़्यादा चांसेस हैं कि तीसरी बार होगा। तो अगेन दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कई लोग होते हैं कि लाइफ में एक इसको एपिसोडिक कहते हैं कि एक एपिसोड उन्होंने सफ़र किया, फिर वो ठीक हो गए, कभी नहीं फिर उन्हें कुछ हुआ। कुछ लोग हैं, जैसे मैं उस कैटेगरी में आती हूँ, कि आई कीप गेटिंग एपिसोड्स, मतलब वो कुछ दिन रहता है फिर वो चला जाता है या जो भी है मैं बेटर हो जाती हूँ। और कुछ लोग हैं जिन्हें क्रॉनिक डिप्रेशन रहता है। तो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ होती है, बट फॉर मी इट इज़ एपिसोडिक एंड देयर आफ्टर ऑल्सो अभी भी एज आई एम टॉकिंग टू यू आई एम जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम एन एपिसोड एंड ठीक है तो है। आप थेरेपी की भी बात कर रही थी, तो थेरेपी वगैरह जनरली बहुत महंगे होते हैं, राइट? देयर आर सम पीपल जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इसको, डिप्रेशन है बट दे नो कि थेरेपी का रिक्वायरमेंट है, बट एक सेशन का ही बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। सो हाउ कैन दे सीक हेल्प? अगर उनको थेरेपी नहीं पॉसिबल है, देन व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस? ये आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं है आंसर, क्योंकि थेरेपी इज़ एक्सपेंसिव एंड हम थेरेपिस्ट को भी नहीं कह सकते हैं कुछ, बिकॉज उनके भी स्किल्स होते हैं, उनका टाइम है, उन्होंने भी बहुत टाइम स्पेंड किया होता है इस चीज़ को सीखने में, पढ़ने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने में। तो कुछ हेल्पलाइंस हैं जो कि फ्री हैं, जैसे एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है जो कि सारे स्टेट्स में अवेलेबल है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में है। उसका मेरे ख्याल से नंबर है 14416 टेलीमानस हेल्पलाइन। तो वो एक हेल्पलाइन है जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की भी हेल्पलाइंस हैं जो कि फ्री हैं, निःशुल्क हैं, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। और उसमें जिनके पास नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ट्राई इसे कर सकते हैं, डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि थेरेपी सबके लिए होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी थेरेपी होनी चाहिए, और देखते हैं शायद इसका कुछ और उपाय निकल आए। इसे शायद मैं और लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि जो भी हेल्प कर सकें प्लीज़ करें, ताकि एक अफोर्डेबल थेरेपी का मॉडल जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो सके। Okay, ma'am. In your opinion, why is mental health still such a stigmatized topic in our society? I think one of the reasons for this is that the disability that comes from having a mental illness is invisible. For instance, अगर किसी को physical disability होती है तो वो दिख जाता है. But disability itself, I'm not saying that people with physical disability have it any easier. And government is also working a lot on that. Disability के लिए एक जो rights of people with disabilities act है, and this whole convention on rights of people with disabilities जिसकी India is also a signatory. तो ये चीज़ें उसके बाद से rights उनके आए हैं, और disability rights के साथ ही जिनको mental illness है वो भी तो disability है, उसे भी psychosocial disability कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो विजिबल नहीं है, बिकॉज ब्रेन कोई देख नहीं सकता है, तो ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो ऊपर से दिखता नहीं है। तो जिसे डिप्रेशन है वो उठ नहीं पा रहा है। अब लोगों को दिखता है कि इनके हाथ पैर सलामत हैं, सही सलामत हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक दिन बुरा लगा था तो मैंने तो उठकर वॉक किया, मैं ठीक हो गया या ठीक हो गई, तो इन्हें बुरा लगता है तो क्यों नहीं ये वॉक करते हैं, ये ठीक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्टिग्मा वहीं से आता है, और क्योंकि लोगों को लगता है, दिखता नहीं है कि क्या है, लोगों को लगता है कि ये बहाने कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये वीक हैं, वही जो है ना चॉइस थ्योरी, कि ये इन्होंने खुद चुना है कि ये अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस से फाइट ना करें, ये वीक हैं, इनके साथ कुछ हो गया तो इसको वो नहीं कर पा रहे हैं।
वो बात नहीं है. Stress is definitely could be a trigger for depression for a lot of people. मैंने भी देखा है जब मुझे बहुत स्ट्रेस होता है कई बार फिर वो एंजाइटी होती है, फिर जब ज़्यादा एंजाइटी है तो वो डिप्रेशन में हो जाता है. वो होता है, बट इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ ट्राइंग. इट इज़ जस्ट दैट द ब्रेन दैट आई हैड व्हेन आई वाज 25 and I did not have depression is not the same that I have now at this age. And after having gone through these episodes, कई चेंजेस हुए, लेकिन फिर वो जिसको कहते हैं कि जिससे मैं जो चेंजेस वापस हुए मैं ठीक हुई. लेकिन शायद अब जैसे आप अगर फिजिकल टर्म्स में देख लें तो किसी का पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, हड्डी तो जुड़ जाती है, फिर वो व्यक्ति अपना दैट पर्सन इज मूविंग अराउंड, दे आर डूइंग देयर डे टू डे वर्क. बट अगर वहाँ पे आप बार बार स्ट्रेस डालेंगे तो वो कमज़ोरी तो रहती है. पीपल आर ऑलवेज एडवाइज कि बी केयरफुल. इट्स द सेम विद द ब्रेन, एक्सेप्ट दैट कि वहाँ पे हमें हड्डी में फ्रैक्चर दिख रहा है, वी कैन सी द बोन दैट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्रैक्चर. माइंड के केस में, ब्रेन के केस में वी कैन नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ये जो है वीक हैं, ये जो चॉइस है इनकी, nobody is able to really understand. I think that's it. And then जिनको बहुत सिवियर मेंटल इलनेस होता है, डिप्रेशन के साथ तो मैं काम कर लेती हूँ, बट जिन्हें बहुत सिवियर मेंटल इलनेस होता है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं, उनके बारे में आप देखें तो पॉपुलर लिटरेचर जो है, सिनेमा जो है, उन सब में भी दिखाया जाता है कि वो लॉट ऑफ देम आर मर्डरर्स इन दिस इन दैट इन एवरीथिंग. तो थोड़ा सा वो सब चीज़ें भी वो स्टिग्मा में को ऐड करती हैं. और शायद कई इंस्टीट्यूशंस डोंट सॉर्ट ऑफ फिट वेल ऑन द स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर द इंस्टीट्यूशंस. वहाँ पे कई लोगों के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी होता है. तो वो सब चीज़ें देख कर, या फिर आप अगर होमलेसनेस देख लें तो कई बार सड़क पे आपको देखेंगे जो जिसे मेंटल इलनेस से परिवार ने बाहर निकाल दिया, अब वो बेचारे सड़क पे दिन भर घूम रहे हैं. तो वो सब आई थिंक मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मिलाकर दे ऐड टू द स्टिग्मा. राइट. सो जनरली लोग कॉन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट करते हैं अगर उनको पता है कि हाँ दे आर डिप्रेस्ड, दे आर अंडर डिप्रेशन. तो हाउ शुड दे स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन? People don't start the conversation mostly out of the fear of stigma. ये हो जाता है. They don't know how the society around them is going to react. They don't know what repercussions it's going to have on their career. And मुझे भी पता नहीं है. I don't know what opportunities I have missed where all my name was considered and not taken up because I have this I've spoken about having a mental disorder. तो मुझे पता नहीं है. I must have lost out in a lot of places. बट यही हो जाता है. पीपल आर, आई मीन मेंटल इलनेस तो छोड़ दीजिए, कई हाई पोजीशंस पे लोग फिजिकल इलनेस भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं. कैंसर हो जाता है, किसी की सर्जरी होती है, दे डोंट डिस्क्लोज बिकॉज एट दोज पोजीशंस इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑल टुगेदर. आई कांट इवन थिंक अबाउट दैट. तो वो ही एक इशू है. एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ फियर कि योर फैमिली इज गोइंग टू बी स्टिग्मेटाइज्ड. आपके बच्चों को लोग के पीछे द विस्पर कैंपेन इज गोइंग टू स्टार्ट. अरे देखो इसकी माँ को डिप्रेशन था, ये था, वो था, ऑल ऑफ इट. एंड you know how our society is that maybe people would not want to marry into that family. There's a lot, बहुत ज़्यादा social stigma जो है बहुत ज़्यादा है. So people are hesitant to talk because of that. In fact, some people are even hesitant to kind of get reconciled to the fact that they have a mental health condition. They don't want to accept it because they don't want to be seen as pagal, mental, everything that's said about people with mental illness. So these are a few things. Right. So various studies across the world highlight the role of social media in people's declining mental health, and this is now a global trend. Right. So you, on the other hand, have used social media in a way that has resulted in a positive impact. So first of all, how can social media affect one's mental health negatively, and what is the right approach to using it as a force for good? Social media is a two-edged sword, as you said. It is very true. There was a time when I was very sick, and I had totally gone off social media. Because here I was lying in bed, trying to get better, trying to live a normal life. I wasn't able to do it despite everything, all the efforts. And then I would see people living their colorful lives on Facebook. There was no Instagram at that time. But there was Facebook, so
people are going for holidays, going out to eat, looking good, etc. So it used to further bring home the fact that I'm not able to even live a normal life. So for some time I had totally gone off social media, and it is only when I wrote the book and my book was published that I opened a Twitter account. Because I basically wanted to talk about my book. That's how it started. But somehow on Twitter, I got good engagement. Yes. And across the globe. It's not just India. I mean, I started following people and people started following me in different places. And I just found that whenever I posted something which was heartfelt, or there was a lot of support. Yeah. So that is what encouraged me. And not just that, there were so many people who would write under my posts that thank you for speaking for us. So that made a lot of difference, that you know, you are the voice of people who with mental disorders were not able to speak. So that kept, and then people would write to say that the book has helped them, my posts help them, that makes them feel a little better, it helps them explain their condition a little better. So, and it helps to, you know, my posts are creating awareness. So that is what encourages me to keep going on. And I have had my fair share of trolling. I've had people who've said that again, bureaucrats have everything. तो ज़बरदस्ती का ड्रामा करके बैठे रहते हैं कि इनको डिप्रेशन है, and things like that, and some very very horrible things. कैसे डील किया उसके साथ? बस एक बुरा लगा, इग्नोर कर दिया. Sometimes people would, you know, they tag the ministers of my department, they tagged my seniors saying ki why is this person in service and go throw them out, etc. A lot of trash, people just write trash there. So it does feel bad. I'm not saying it doesn't feel bad, but again, I still stick to Twitter. I mean X. I still keep writing, because this proportion of the people who write bad things are much less than the people who are benefiting from what I'm saying. And if this attempt to basically shut me up succeeds, then who is there speaking for mental health? Right. There are very few people who are speaking, because most people are scared of the consequences. Even on social media, I mean, forget about in real life, even on social media. So that is why if I go quiet, if I succeed, let them succeed in shutting me up, then there's no one to speak. So that's why I keep going. That's really nice, ma'am. So ma'am, you keep on posting on X, formerly Twitter, but apart from social media, what all are you doing for mental health awareness? Okay, so as I've already, you know, said earlier, that the whole purpose of going on to X and social media was to talk about my book. So everything started with the book. I wrote a book. It's the title is The D Word: A Survivor's Guide to Depression. And it's a book. Part of the book is about, you know, it gives information about depression, what it is, what it feels like, and how you can care for yourself, or how can you care for someone in your family who has depression. And जो book का second part है, that is about my own journey. Like 2016 में ये book publish हुई थी. So 10 years की journey from 2006 to 2016, that is covered in the book. So it started with that. The book was written basically for the purpose of giving twin purposes थे. एक तो ये था कि information देनी थी awareness के लिए. दूसरा वो stigma को fight करना कि देखो मुझे है, मैं इसके बारे में आराम से बात कर रही हूँ, and this is what happens to someone who has depression. So it started with that, and of course there's social media जहाँ पे मैं बातें करती हूँ, या फिर जैसे आपसे मैं अभी बात कर रही हूँ. And also I have set up a peer support community called तेरी मेरी बातें. तो उसमें भी you know, it is right now, it's a small group, it's a closed community, mostly my friends and family, etc. But I plan to grow it a little bigger, and उसमें we have meetups, कभी in person, कभी virtual meetups, resources share होते हैं, because professionals तो अपनी जगह हैं, psychiatrists हैं, psychologists हैं, therapists हैं, but what about the patient's voice? So it's, and also how can we help each other, because you can't go running to a psychiatrist, a psychologist just immediately जब आपको ज़रूरत हो, so somebody is there to hold your hand. So these are a few ways, and
in the coming days, hopefully, I'll be able to do a little more than what I'm doing right now. That's really nice, man. When we talk about youngsters, तो बहुत सारे अब youngsters हैं जो job में या workforce में आने वाले हैं. They are going to start a new life. और मे भी पहली बार वो इतने हाई प्रेशर एनवायरनमेंट के साथ डील करने वाले हैं. सो इफ यू कैन शेयर सम एडवाइस, वर्क लाइफ बैलेंस एडवाइस. स्ट्रेस से हो सकता है. वर्क स्ट्रेस कैन डेफिनेटली कीप एक्टिंग. इट कैन बी अ ट्रिगर जो डिप्रेसिव एपिसोड को स्टार्ट कर सकता है. इट डेफिनेटली कैन बी अ ट्रिगर. तो उसके लिए क्या है कि देखिए, काम तो करना ही है. वी हैव ऑल ऑफ अस, वेदर इट्स यू, वेदर इट्स मी, whoever it is, there's no way that we can run away from work. We need to put food on the table. Everyone needs to do that. True. Plus, people have their own dreams, their own aspirations of progressing in their career. But at the same time, physical and mental health both, because physical health bhi affect hota hai with stress. So basically, work stress is something that has to be addressed both at the level of the individual, and of course, I think the bigger responsibility lies with the institutions where they work, the workplaces. And we keep reading stories about young people losing their lives to work stress. काफी न्यूज़ आई है कि वही है. तो वो मतलब पढ़ के सुनकर बहुत ही बुरा लगता है that a young promising life just gone. तो इसमें workplaces have to come forward. And I have seen a bit of reluctance at a lot of places. जैसे कई corporates को मैंने देखा है, they will invite me to take a session for their employees because they know that I work for free. Obviously, I'm a government servant. This is a passion that I have, and I just do it for the sake of feeling that I've done something for society. So they invite me because they know that it's not going to cost them anything. And their employees don't join in. They're not interested. I guess it's an extra work for them because they have to. So this is not the way to handle mental health issues. This is not the way that, just call someone to give a talk. No. It has to translate into the policies. Right. And whatever workplace it is important. And for young people, what I'd like to say is that this is something I keep saying often कि जो हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये बात ही गलत है. लाइफ है, वर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. तो लेजर एंड वर्क इज मोर लाइक इट. तो उसमें यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. तो 2016 में आपकी बुक आई थी द डी वर्ड, राइट? सो विच बस्ट्स मेनी मिथ अबाउट डिप्रेशन. तो आप ऐसे 5 मिथ बता सकते हैं जो आपने बहुत कॉमनली सुने हैं? सबसे पहले तो ये कि डिप्रेशन इज सैडनेस. नो, इट इज नॉट सैडनेस. इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर. दूसरा है दिस होल थिंग अबाउट द माइंड कंट्रोल्स द बॉडी एक्सेट्रा. द माइंड इज ऑल्सो इन द ब्रेन विच इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी. तो जब आपका ब्रेन इज नॉट वर्किंग इन अ ऑर्डर्ड फैशन, वी से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. So disorder means it means the brain is not working properly as it should. So it's not a question of mind versus body. It's the individual as a whole. So that is how we should look at it. Third thing is that depression, unfortunately, statistics show that twice the number of women, the women who suffer depression, their numbers are twice that of men. Right. I don't know if there's a reason behind it, because a lot of men, because of the social stereotypes, maybe don't reconcile themselves with having depression, so they don't go seek help. But numbers say this, that twice. So this whole thing about calling women drama queens, they are not drama queens. They have a real issue. Right. The fourth thing is that, that whole choice theory, that it's a choice, you're weak, people are weak, they get depression, and it's all in the brain. It's all in the mind. I say, of course it is in the mind, because the mind is inside the brain. Right. So of course it is there, but it is a real illness. It's a real illness. And it's a long conversation. I mean, if I start talking, it will be another conversation altogether. But there's a lot of research available on the internet. Anyone can do a search and see what happens inside the brain of a person who has depression.
तो it's an illness, it's not a choice, it is definitely not weakness of character. Right. And the fifth thing is that, you know, meet, घूमो फिरो, लोगों से मिलो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे. No, it doesn't happen like that unless it's a mild episode. Because your ability to go out, meet people, socialize, exercise is completely taken over by depression. अगर depression नहीं होता तो ये चीजें तो कर ही रहे होते ना. हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों लोगों से नहीं सोशलाइज कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, क्यों नहीं घूम फिर पा रहे हैं? क्योंकि डिप्रेशन है, दिमाग में कुछ गड़बड़ है. तो द होल इशू इज लुक्ड एट फ्रॉम द, यू नो, एक पूरा कंप्लीट 180 डिग्रीज से देखा जाता है. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज सीन एज द अदर वे अराउंड एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न. मतलब आप रो मत. वुड यू टेल समवन हु हैज a stomach infection that don't go to the toilet? You wouldn't. So why do you tell someone who has depression कि क्यों रो रहे हो, रो मत? It is what depression brings. अगर depression नहीं होता तो वो नहीं रो रहे होते. रो ही क्यों रहे होते? Depression है तो शायद वो इसलिए रो रहे हैं. तो ये चीजें जो हैं वो, these are a few myths top of the mind. Any message or any last word you want to give to our audience on the day of Mental Awareness Day? Mental Health Awareness Day. Yeah. My message is that mental health is important, and a lot of times we see it's important only when it's absent. That is, when someone gets some kind of mental disorder, mental illness. That shouldn't be. We should always be on the lookout, and we should always try to have a good environment which fosters good mental health. That said, if someone does develop a mental disorder or mental illness, it's nothing to be ashamed about. It is a disorder. It's not a choice. And I have a mental disorder. I'm not ashamed of it. No one should be. And if one has a mental disorder, one should seek help. Try to get better without feeling any kind of shame about it. Yeah. This is very important because it's nothing to be ashamed of. That's really nice, ma'am. Thank you so much for giving your time. Thank you. Thank you for having me on your program, and for this opportunity to reach out to people to talk about mental health and keep adding to the mental health awareness that I've been always trying to do. And I really hope कि हमारे audience तक ये episode पहुँचे, और जो भी लोग depression से suffer कर रहे हैं और they may feel like it, तो वो इसको देख के उनको काफ़ी help मिले. Thank you so much, ma'am. Thank you.